नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और बीए थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से शामिल होंगे। यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप होते हैं तो आपको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना पड़ता है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। खास करके नॉर्थ इंडिया का जो इतिहास है, उत्तर भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है 640 मतलब कि आपको 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, यानी कि 647 AD टू 1200 AD तक। ठीक है, तो ये जो आपका इरा है बेसिकली 647 जो ईस्वी का समय है, ये हर्षवर्धन के पतन का समय मान सकते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य ढह रहा था, उसके बाद में कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ और ऐसे तमाम प्रकार के यशोवर्मन वगैरह, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, नागभट्ट जो है प्रथम द्वितीय, इन सब के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिकली हर्षवर्धन का जो पतन था वो एक प्रकार से यहाँ पर अपने चरम पर था, तो वह उसके बारे में आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस को आज के वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें छोटे क्वेश्चंस भी हमने रखे हैं, बड़े क्वेश्चंस भी, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस भी रखे हैं, लघुत्तरीय भी रखे हैं, अति लघुत्तरीय तो है ही। ठीक है, चले तो अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 2025, 2026, 27 सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, चाहमान वंश के बड़े प्रतापी शासक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश के शासक थे। दिल्ली इनकी राजधानी थी, दिल्ली से एक प्रकार से शासन करते थे। मोहम्मद गौरी जो था उसने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर 1191 ईस्वी में, बाहर से आया था ये। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भीषण संग्राम होता है तराइन के एरिया में, तराइन के क्षेत्र में, इसीलिए इसको तराइन का पहला युद्ध, चूंकि एक युद्ध और इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया 1192 में, एक साल बाद में। तो तराइन के पहला युद्ध जो लड़ा गया उसमें पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। किसको? इसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को एक खिलजी सैनिक था, वो इसको वो युद्ध के मैदान से चुरा छुपा करके किस तरीके से भगा ले गया, नहीं तो वो मर जाता। ठीक है, और आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी शासक थे और इसी समय जयचंद नाम का एक शासन हुआ करता था, गढ़वाल वंश के थे शायद जयचंद, तो जयचंद भी थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान से बनती भी नहीं थी। और आपको बता दूं कि उनकी जो कन्या थी उनका नाम था, आप सभी को पता होगा, संयोगिता। संयोगिता स्वयंवर जो है हो रहा था उसी समय पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी पुत्री, यानी पुत्री थी या सिस्टर थी, उनको भगा लेकर के, मतलब कि उनको, मतलब कि चूंकि उनकी जो बहन थी संयोगिता वो ही प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, तो इस तरीके से वो चली आती। इसी चीज़ को लेकर के उसके मन में हमेशा पृथ्वीराज चौहान के प्रति विग्रह बनी रही। और जैसे मौका मिला 1192 में तराइन के सेकेंड युद्ध में, तब जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा हो जाता है जयचंद, और जयचंद चुपके से पृथ्वीराज चौहान की सारी पोलों को बता देता है मोहम्मद गौरी से। और इस तरीके से 1192 के युद्ध में, यानी एक साल के बाद में, द्वितीय युद्ध होता तराइन के मैदान में ही, इन्हीं दोनों बीच में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर पराजय का कोई उल्लेख या उसकी विजय का उल्लेख मिलता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि पृथ्वीराज चौहान की जो है मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के बाद में। ठीक है, पराजय कैसे हुई थी ये पूरा एग्जैक्ट चूँकि सही तरीके से मिला नहीं, चूँकि इसकी जो जानकारी मिलती है हमको, पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ है, चंद्रबरदाई नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को स्पष्ट किया है, तो वहाँ से मिलती है। तो कुल मिलाकर के तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध एक साल यानी 1192 में हुआ। और वही जयचंद जिसने एक प्रकार से मदद की थी इसका, किसने? 1192 में जिसकी मदद करी थी मोहम्मद गौरी की जयचंद ने, उसी जयचंद को 1100 यानी इसके 2 सालों के बाद में, ठीक है, 1100 बेटा 94 ईस्वी का समय आता है और युद्ध होता है कौन सा? चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी फिर से क्या करता है? आक्रमण करता है जयचंद पर और जयचंद को पराजित कर देता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू सत्ता जो है वो ढहने की ओर एकदम से ढह चुकी होती है और यहाँ से मुस्लिम सत्ता का उत्कर्ष होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल राजवंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक थे चंद्रदेव, जिसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था, बनारस को।
1080 ईस्वी के आसपास उसने प्रतिहारों का अंत करके कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का अंत करके, ठीक है, किसने? चंद्रदेव ने 1180 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली। लगभग 1100 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है चंद्रदेव की। उसके बाद में उसका पुत्र मदन पाल गद्दी पर बैठता है और गढ़वाल वंश का स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला जो है पहला शासक चंद्रदेव ही माना जाता है। चंद्रदेव के बाद में मदन लाल, फिर इसके मदन पाल, ऐसे तमाम शासक आते हैं, ठीक है। अभी चंद्रदेव क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। गढ़वाल वंश का शासक था। देखें, गढ़वाल शासक चंद्रदेव के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, गढ़वाल वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश के राजाओं में पहली बार चंद्रदेव के लिए परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि इसको दी जाती है। यानी कि अगर गढ़वाल वंश के शुरुआती प्रथम शासक की स्वतंत्र रूप से देखें तो चंद्रदेव का नाम आता है, ठीक है। इसको उपाधि क्या मिली? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इससे प्रकट होता है कि चंद्रदेव एक स्वतंत्र शासक था। इस पर किसी का दूसरे का अधिकार नहीं था, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा था। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो मदन पाल आता है उसकी बात की जाए, अगला शासक है आपका मदन पाल, गढ़वाल वंश का। मदन पाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, मदन पाल चंद्रदेव का ही पुत्र था। जो चंद्रदेव परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा, उसी का पुत्र था चंद्रदेव, मतलब कि मदन पाल चंद्रदेव का। चंद्रदेव के पश्चात वह गढ़वाल वंश का राजा बनता है मदन पाल। इसने भी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महापरमेश्वर, मतलब परम परमेश्वर की, परम माहेश्वर की उपाधि धारण करी थी। यहाँ पर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, इसने क्या धारण करी थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम माहेश्वर की उपाधि धारण करी। और इसने 1103 ईस्वी से लेकर के 1113 यानी लगभग 10 सालों तक बढ़िया तरीके से शासन किया। किसके? गढ़वाल वंश की गद्दी पर। आगे चलते हैं। गोविंद चंद जो था, ये बड़ा प्रतापी शासक है, गढ़वाल वंश का ही शासक है गोविंद चंद। तो गोविंद चंद के किन किन राजाओं से युद्ध किए गोविंद चंद ने? देखिए, सबसे पहली बात, कलचुरी वंश के साथ गोविंद चंद का युद्ध हुआ। पाल वंश के, जो बंगाल के पाल वंश के शासक थे, उनके साथ भी लड़ा युद्ध। चंदेलों के साथ भी युद्ध लड़ा और परमार वंश से भी युद्ध लड़ा। यानी परमार, पाल, चंदेल और कलचुरी, इन चारों वंशों से या चारों वंश के राजाओं से युद्ध लड़ने का काम कौन करता है? गोविंद चंद, जो गढ़वाल वंश का है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपसी शत्रुता का क्या कारण था? ये जयचंद जो है यही गढ़वाल वंश का ही है। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, इसीलिए दोनों में शत्रुता हो गई थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जयचंद जो था ये गढ़वाल वंश का ही शासक था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। चले भाई, प्रश्न है भैया, गोविंद चंद कौन था? गोविंद चंद के बारे में बताएं। तो गढ़वाल वंश का शासक है, मदन पाल का पुत्र था, ये उत्तराधिकारी भी था उनका, ठीक है। अपनी पिता की, मतलब कि गोविंद चंद की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो है गद्दी पर बैठता है गोविंद चंद, मदन पाल की मृत्यु के बाद में। गोविंद चंद का शासनकाल 1143 ईस्वी से लेकर के 1154 ईस्वी तक रहा। लगभग मान के चलिए कि 11 वर्षों तक शासन किया। और वह गढ़वाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक जो है माना जाता है गोविंद चंद। अपने पिता के समय में ही उसने कई युद्धों में भाग लिया था, विजय प्राप्त करी थी। राजा बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और इस उद्देश्य से गोविंद चंद को अपने समकालीन कई राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें परमार, चंदेल, कलचुरी, ठीक है, और प्रतिहार, मैंने कई आपको बताया, ठीक है। अगला प्रश्न, कलचुरी वंश किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, कलचुरी वंश को चेदी वंश भी कहते हैं, है वंश कहते हैं। है वंश के क्षत्रिय होते थे। है वंश के क्षत्रियों का विनाश भी, जो परशुराम जी को आप जानते हैं, परशुराम जी जो एक प्रकार से जिन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था, तो है वंश के क्षत्रियों का विनाश भी उन्होंने किया था, ठीक है। तो चेदी वंश, है वंश या कलचुरी वंश एक ही वंश का नाम है। इस वंश को सहस्त्रार्जुन का वंशज कहा जाता है। सहस्त्रार्जुन जो थे उन्हीं की तो भुजाओं को काटा था, ठीक है, परशुराम जी ने। तो ये वही वंश है बेटा जिसको परशुराम जी ने जो है नष्ट किया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, कलचुरी वंश का प्रथम शासक था कोकल्ल प्रथम। क्या नाम था उसका? कलचुरी वंश का पहला शासक कोकल्ल प्रथम इसका नाम था।
845 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक शासन किसने किया? कलचुरी वंश की गद्दी पर कोकल प्रथम ने, ठीक है, पहला शासक था कलचुरी वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, गांगेय कलचुरी के बारे में कुछ बताएं। बताएं भाई, गांगेय कलचुरी कौन था? देखिए, गांगेय कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक था। किस वंश का था? गांगेय कलचुरी वंश का शासक था। अपनी दिग्विजय में इसने उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया, प्रयागराज बनारस पर भी अपना अधिकार कर लिया। और इस समय तो प्रयागराज भाई देखने लायक है, बहुत धाकड़ एक प्रकार से व्यवस्था करी गई प्रयागराज में। कुंभ में ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे संसार में ऐसा धार्मिक आयोजन दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हो पाया जो इस समय कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे जो ठहरने की व्यवस्था की गई है कि उसमें मैं देख रहा था वीडियो कि उसमें बुलेट प्रूफ व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तक कि उसमें क्या है कि भाई अगर कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति आता तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था करी गई है कि वो भी उसमें रुक सके। कोई नेता मंत्री है, कोई एक्टर एक्ट्रेस है, तो 60-70 हज़ार रुपये में उनको एक दिन के लिए व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था की गई है। उस पर क्या होता है कि एक शीशे का जार लगा होता है और बहुत ज़बरदस्त, मैंने देखा वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अस्थाई चीज़ों के लिए गूगल मैप की व्यवस्था की जाती है। अस्थाई मतलब कि जैसे कि हमारा घर है तो हमारे घर को गूगल मैप पे आप डाउन कर सकते हैं, मतलब कि उसको गूगल मैप पे रख सकते हैं। लेकिन मतलब कोई अस्थाई चीज़ है तो गूगल मैप पे वो आएगा। लेकिन एक एक चीज़, जैसे कि कोई कैंप कहाँ पर, मेडिकल कैंप कहाँ पर है, रिसर्च वाला कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा अखाड़ा है, सबका एक प्रकार से गूगल मैप पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप गूगल मैप पर वहाँ पर सर्च करें हमको यहाँ पे जाना, तो वो रास्ता उधर से, चूँकि बहुत बड़ा एरिया में पूरा फैल चुका है, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। आप सोचो कितनी भयानक व्यवस्था की गई है। तो प्रयागराज बनारस पर अपना अधिकार करके पूर्व बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत किया था गांगेय कलचुरी ने। दक्षिण में कुंतल और उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया था। इसके उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी करी थी। किसने? गांगेय कलचुरी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। भोज परमार ने उसे परास्त करके उसकी शक्ति को छीन कर दिया था। भोज परमार जो परमार के वंश के शासक थे, उन्होंने गांगेय जो कलचुरी वंश का था इसको पराजित किया था और इसकी शक्तियाँ जो ये फैल रहा था इसके फैलाव को कम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था भीम द्वितीय। किस वंश का था? भीम द्वितीय। चालुक्य वंश का शासक था कौन? भीम द्वितीय। ठीक है, अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो कि स्तंभों पर लिखे हैं, पत्थरों पर खुदे हुए हैं, वो सब लेख होते हैं जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा करवाए गए थे। अभिलेखों में उसे महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक तमाम नामों से भीम द्वितीय को पुकारा जाता है। क्योंकि ये सारी उपाधियाँ जो होती है बहुत बड़े राजा महाराजा रखते हैं। इसके जो अपना छत्र, मतलब कि ये सब होता है कि स्वतंत्र राजा होते हैं, ऐसे लोग वही कर रख सकते हैं उपाधि ज़्यादा। ठीक है, तो तमाम उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। भीम द्वितीय की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय कौन? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई। कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से चालुक्य वंश जो है वो एक प्रकार से नष्ट हो गया लगभग, मान के चले। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम के बारे में कुछ बताएं। मीर कासिम कौन था? देखिए, 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेनाध्यक्ष मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 712-713 ईस्वी में ये यहाँ पर पहुँच जाता है और भारत पर आक्रमण करता है सिंध प्रांत पर। उस समय सिंध प्रांत पर एक राजा थे, उनका नाम था दाहिर, वो शासन कर रहे थे। आता है, दाहिर को आक्रमण करता, दाहिर के ऊपर, दाहिर को पराजित करता और इस तरीके से वो जो है शासन की बागडोर जो है कहीं ना कहीं पे यहाँ से आप देखते हैं मुस्लिम सत्ता जो है यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। और बहुत ही बारीकी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है भारत को समझता है। उसके बाद में फिर महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, फिर मोहम्मद गौरी के बाद में इल्तुतमिश, ठीक है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम या उसकी जो है वो था, वो उसका दामाद भी था, उसका नाम था इल्तुतमिश। वो आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत पर अब जो है वर्चस्व हो जाता है मुसलमानों का। ठीक है, इसने सर्वप्रथम कराची या देवल पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ का राजा दाहिर जो था वो मारा गया। इसके उपरांत उसने नीरून, ब्राह्मणाबाद, आरोर और मुल्तान पर विजय प्राप्त की, परंतु कासिम की भारत विजय अस्थायी ना रह सकी।
ठीक है, क्योंकि कासिम ने जो विजय प्राप्त करी थी अस्थायी नहीं थी, फिर ये चला गया, या फिर ये एक प्रकार से यहाँ पर रहने के दृष्टिकोण से, शासन करने के दृष्टिकोण से नहीं आया था। फिर इसके बाद जब मोहम्मद महमूद गजनवी आता है, वो भी आक्रमण करके लूटने खाने आता है। मोहम्मद गौरी आता है, लेकिन उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहीं पर छोड़ करके और फिर लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उसका दामाद या उसका गुलाम था इल्तुतमिश, फिर वहाँ से वो चलता है, और इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम भी कहते हैं, चूँकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, और अपनी कन्या की शादी भी इल्तुतमिश से भी ही कर दी थी। तो इस तरीके से उसको राजपाट दे करके, तो इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, चूँकि इसमें गुलाम वंश मतलब गुलामों ने इसका शासन संभाला। महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। देखिए, सोमनाथ पर महमूद गजनबी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। यह शिव मंदिर था जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में हिंदू परास्त होते हैं। 5000 हिंदुओं का वध किया गया इसमें महमूद गजनबी के द्वारा। मंदिर में महमूद को अपार संपत्ति हाथ लगती है, बहुत ज़्यादा धन लेकर के गया। कहा जाता है कि 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनी से मतलब कि गजनी ले जाए गए थे। यानी इतना धन यहाँ से ले गया था मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी, जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, आप सोचो 200 से अधिक ऊँट जो थे वो एक प्रकार से सोना चांदी यही सब लाद करके जा रहे थे, और वो भी बहुत ओजन में ज़्यादा थी। आजकल 1 किलो चांदी का दाम आप देखेंगे 1 लाख रुपए के आसपास पहुँच चुका है। सोना आप 10 ग्राम सोना लेंगे तो 80,000 तक पहुँच चुका है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता उनकी पराजय का कारण थी, स्पष्ट कीजिए। तो राजपूतों की बिल्कुल पारस्परिक जो प्रतिद्वंद्विता थी, आपस में ही लड़ा झगड़ा करते थे, यही वजह थी कि मुसलमानों ने इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर एक प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित किया। समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था, जिनमें एकता और संगठन की कमी थी, यानी अभाव था। एक राजा दूसरे राजा को विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की फेर में रहता था। हर राजा एक दूसरे की आक्रमण करने, उनकी पूंछ काटने में लगा रहता था कि किस तरीके से किसकी पूंछ काटी जाए, किसको हराया जाए। ये सभी राजा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, तमाम प्रकार की कलह के शिकार बन चुके थे। यही कारण है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कभी संगठित होकर के नहीं किया। एक राजा समर्थन कर देता था और एक राजा विरोध में खड़ा होता था विदेशियों के। ऐसे में विदेशी लोग पावरफुल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ का भी समर्थन मिलता था, और ऐसे में वो हार जाते थे राजा जो विरोध करते थे। यही कारण है कि मोहम्मद गौरी के सामने उन्हें पराजित होना पड़ा, और इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो सफल हो जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पालों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। गुजरात का जो पाल वंश है उनकी उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, हर्षवर्धन एक चक्रवर्ती सम्राट था और वो एक हिंदू शासक था, मात्र कह सकते हैं अंतिम हिंदू शासक, जो कि साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करके एक अखंड भारत की कल्पना जो थी वो एक प्रकार से उसके मापदंडों पर चल रहा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक विशृंखलता आरंभ हुई, उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल में 8वीं सदी के द्वितीयार्ध मतलब कि क्या होता है कि मान करके चलो कि 1870 के आसपास की बात है, उससे बाद पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एक मत बिल्कुल भी नहीं है। रामचंद्र ग्रंथ टीका के अनुसार पालों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी गई है। अभिलेखों में इन्हें सूर्य वंश का कहा गया है, क्षत्रिय। डॉक्टर HP शास्त्री पालों की उत्पत्ति खड़गों से मानते हैं, खड़गों से जो है पालों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर जो बच्चे एक प्रकार से हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमसे वो जुड़े, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर भी जुड़े रहें, तो देखिए, अगर केवल फर्स्ट सेमेस्टर का आपको जुड़ना तो उसकी व्यवस्था भी है, और केवल सेकंड सेमेस्टर का जुड़ना तो सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर बचा हुआ है और सेकंड का भी पेपर जो है, आपको सेकंड का भी ग्रुप लेना है, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपये की छूट आपके लिए आ चुकी है। अब वो छूट कैसी है, जैसे सब SMS करेंगे 91 61 93 60 62, वैसे आपके 200 रुपये लगते बेटा। ठीक है, जैसे मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप कोर्स लेंगे तो उसके लिए 100 रुपीज़ फीस है, आप सभी को पता है। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी 100 रुपीज़ ही रखी गई है। ठीक है, नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके आपको भेजना है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे, अगर आपको केवल प्रथम सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन होना है तो। ठीक है,
तो प्रथम सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के भी मिल जाएंगे। वैसे थर्ड सेमेस्टर क्लास चल रही है, तो थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर आप सोचिए, फर्स्ट सेमेस्टर का भी है, सेकंड सेमेस्टर का। तो अगर फर्स्ट का भी आपको केवल फर्स्ट का लेना है तो 100 रुपये लगेंगे, और केवल अगर आपको सेकंड में जोड़ना है तो भी आपके लिए 100 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों को इकट्ठा लेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों को आपको चाहिए, आपका पहले व्यवस्था की गई थी कि 1-2 पेपर बचा हो तो आपका मिल जाएगा। लेकिन अब केवल आपका क्या है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप हैं और सेकंड में भी हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों अगर आप जोड़ना चाहते हैं दोनों में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगा हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी सब कुछ, ठीक है, जो भी क्लासेस हो चुकी सब मिल जाएंगी आपको। साथ ही साथ में जो सेकंड सेमेस्टर उसमें आपको जो है पूरी परीक्षा तक पढ़ाया जाएगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी सेकंड सेमेस्टर की। तो कुल मिलाकर के इनकी दोनों को मिलाकर के आपको 150 रुपीज़ ही पेमेंट कर देना होगा, और यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों की कोर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। ये है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। ऐसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में इस समय है, चूंकि थर्ड सेमेस्टर क्लास में चल रहा हो, तो थर्ड सेमेस्टर का अगर आपका कोर्स बचा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए 100 रुपये की व्यवस्था है। लेकिन अगर केवल फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ना है तो भी आपके लिए 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थर्ड का भी मिल जाए गुरुजी और फोर्थ का भी मिल जाए एक साथ हमको चाहिए, तो क्या प्रॉफिट होगी? तो प्रॉफिट ये होगी कि बेटा आपको मात्र 150 रुपीज़ ही पेमेंट करने पड़ेंगे। उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर के तो कोर्स मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ में आपको फोर्थ सेमेस्टर वाले ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के ग्रुप में जोड़ा जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर के ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपके पास सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में जिनको भी जोड़ना है तो थर्ड और फोर्थ दोनों का साथ में आप लिखेंगे कि सर जी हमारा नाम ये है, हम यूनिवर्सिटी से, हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारा थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर हो चुका है, ये बचा है, या हमारे सब्जेक्ट ये हैं और हम थर्ड और फोर्थ दोनों के कोर्स चाहते हैं। तो आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 150 रुपये सेंड कर देने होंगे। लेकिन अगर आपको केवल फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ना तो आपको 100 रुपीज़, केवल थर्ड सेमेस्टर में तो केवल 100 रुपीज़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों का साथ में लेंगे तो 150। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स का है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था की दी गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से इसका। चलें आगे देखेंगे। तो इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, जैसे क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ मिलेगी, इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ करके जाइएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। चले प्रश्न आ चुका है अगला, त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है। देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष की अगर बात की जाए तो ये तीन जो है वंश के शासक आपस में लड़ा करते थे। महिपाल प्रथम पर राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय, उनका आक्रमण संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष की अंतिम घटना थी। लास्ट में महिपाल प्रथम जो था, उसके पश्चात प्रतिहार वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रतिहार राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण रख पाता। तो प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? महिपाल थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। राष्ट्रकूट कौन थे? कृष्ण तृतीय। महमूद गजनवी के आक्रमण ने उनकी कमर तोड़ दी थी प्रतिहारों की, 1036 ईस्वी में वह समाप्त हो गया। पाल वंश के शासक 1061 ईस्वी तक शासन करते रहे, पर नारायण पाल के पश्चात आप देखेंगे वह वंश भी पतनमुख हो गया, यानी कि नारायण पाल के बाद में पाल वंश का भी पतन हो गया। महिपाल प्रथम के बाद में आप प्रतिहार वंश को पतन मान के चलें। और राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय, तो राष्ट्रकूट और एक प्रकार राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश और पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदता थी, इसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक चलने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष जो होता है समाप्त हो जाता है पालों के और प्रतिहार शासकों के पतन की वजह से, ठीक है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की का आर्थिक कारण क्या था, क्यों लोग लड़ रहे थे? देखिए कन्नौज प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक कारणों से एक महत्वपूर्ण स्थान था और कन्नौज पर इन सभी की निगाहें थीं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां इन पर अपना अधिकार या नियंत्रण करना चाहती थी कन्नौज पर, और इसी नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। कन्नौज पर एकाधिपत्य का अर्थ था राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण कर लेना। सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व था उस समय कन्नौज, ठीक है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो इकोनॉमिकल जो रीज़न है वो यही है, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार, ठीक है। इसी की वजह से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न, सेन वंश के बारे में कुछ बताएं। देखिए पाल वंश जब पतन की ओर हो चुका, पाल वंश का खात्मा होने को था, उसके बाद में बंगाल में सेन वंश का उदय होता है 11वीं शताब्दी के मध्य में, यानी लगभग 1050 के बाद, ठीक है। सेन वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति था सामंत सेन। क्या नाम था? सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन उसका नाम है। सामंत सेन चंद्रवंशी कर्नाटक क्षत्रिय था।
कुछ विद्वानों का विचार है कि सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण से वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है ब्रह्म क्षत्रिय मानते हैं। वो ब्रह्म क्षत्रिय मतलब कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिला जुला भाग या ब्रह्म क्षत्रिय कह सकते हैं, क्योंकि वो हैं ब्राह्मण लेकिन कर्म क्षत्रियों का है, इस वजह से। सामंत सेन और उनका पुत्र था हेमंत सेन, दोनों ही सामंत थे, ठीक है, और स्वतंत्र शासक नहीं थे दोनों, यानी कि ये सामंत सेन जो थे और जो एक प्रकार से सामंत सेन और हेमंत सेन दोनों एक किसी न किसी राजा के अंडर में ही काम करते थे, ऐसा अभिलेखों में पता चलता है, ठीक है, यानी स्वतंत्र नहीं थे। सेन वंश का अगला शासक है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की अगर बात करें बाबू, देखिए लक्ष्मण सेन, यद्यपि तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन टिक ना सका, परंतु सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मण सेन जो था, इसका जो समय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिन्हाज उस सिराज एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया कि जिसके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा वंशा अवतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे। खलीफा माने कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता था उस समय। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? लक्ष्मण सेन। राजशेखर ने भी इसके बारे में कहा कि राजशेखर की रचना प्रबंध कोश है, उसमें कहा कि लक्ष्मण सेन की प्रशंसा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कहा कि वह बहुत प्रतापी शासक था, न्यायी राजा था और उसके पास अपार सेना थी और एक महान शासक की श्रेणी में उसको रखते हैं राजशेखर अपने प्रबंध कोश में, ठीक है। प्रबंध कोश जो कि इतिहास की एक ज़बरदस्त पुस्तक है, जो कि जानकारी देती है तत्कालिक इतिहास के बारे में उस समय जो चल रहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू। प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन के योगदान का उल्लेख कीजिए। देखिए, लक्ष्मण सेन के काल में साहित्यिक उन्नति हुई, विद्वान और कवियों का आदर करता था, राजाश्रय देना उसकी बड़ी विशेषता थी, यानी कि विद्वानों को, कवियों को अपने राज्य में आश्रय देता था ताकि वो रहें। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव जो था, ये इसी के दरबार में रहा करता था। पवन दूत के लेखक थे धोई, वो भी यहीं पर रहते थे। ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता हलायुध और सदुक्ति कर्णामृत के संकलक श्रीधर दास जी साहित्यिक क्षेत्र में उसी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, जिन्हें उनकी कृपाएं प्राप्त थीं। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसकी अनेक कविताएं श्रीधर दास ने मतलब कि सदाउक्ति कर्णवृत्त में संकलित करी। सदाउक्ति कर्णवृत्त जो है, इसके रचनाओं का संग्रह मान सकते हैं आप, जो है लक्ष्मण सेन खुद विद्वान था। तो विद्वान जो होता है, विद्वानों की परख को या विद्वानों की रिस्पेक्ट को जानता है, विद्वानों के बारे में समझता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल चलें। आगे बढ़ें, चलें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, अगला आपका आ चुका है। तब तक सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। अगला आपका जो प्रश्न आ चुका है भाई, प्रश्न अगला है, सिंध के पतन के क्या कारण थे, यानी कि सिंध का पतन क्यों हुआ। देखिए, सिंध की पराजय के अनेक कारण थे, परंतु प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव था। इसका प्रमुख कारण ये था कि भाई जो सिंध प्रांत था उसमें आपस में जो है द्वंद्व था, आपस में ही लोग लड़ते रहते थे, आपस में एकता नहीं थी। वह अरबों जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के योग्य भी नहीं थे। दूसरा कारण, उसकी आबादी भी कम थी और विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनी थी, ये भी एक इसकी नकारात्मक पॉइंट। बहुसंख्यक हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्धों की भी काफ़ी संख्या थी और कुछ जैन भी थे। समाज के निम्न वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार परस्पर एकता ना होना सिंध के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी एक वीर योद्धा, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार है, कहता है कि मोहम्मद गौरी बड़ा ही उदार था, सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था। अब भले देखिए, मोहम्मद गौरी हमारे लिए तो एकदम से बहुत बेकार आदमी टाइप का है, क्योंकि उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया।
हम लोगों की सत्ता को हथियाया, लेकिन वो जहाँ पर शासन कर रहा था उनके लिए बहुत ही बेस्ट था। ठीक है, प्रतापी शासक था। पृथ्वीराज चौहान जैसे महानतम शासक से लड़ाई की, एक बार हारा लेकिन दूसरी बार उसने एक प्रकार से लड़ाई करके उनको पराजित किया। तो ये एक प्रकार से वीर था, योद्धा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें उच्च कोटि का पारिवारिक प्रेम भी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ईश्वर से सदैव डरता रहता था। वह बड़ा ही उत्साही, साहसी और अध्ययवासी व्यक्ति था। जिस कार्य को करने का वह निश्चय कर लेता था उसे वह पूरा करके ही छोड़ता था। उसे मानव चरित्र की अच्छी परख थी। वह विद्या प्रेमी तथा विद्वानों का संरक्षक भी था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी के बारे में चीज़ें हैं। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ बताएं। नागभट्ट प्रथम कौन था? देखें, यह अवंती यानी कि उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी क्या नाम था? जालौर। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज को पराजित किया। ये मलेच्छ अरब आक्रमणकारी थे। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद उसने अपनी सत्ता भड़ोच तक स्थापित की। उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में श्रीवृद्धि करी और 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक, यानी लगभग 30 वर्षों तक नागभट्ट प्रथम शासन करता रहा। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय 1170 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन करता है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, जिसको मोहम्मद गौरी को जिसने पराजित किया था बहुत बुरी तरीके से, वही पृथ्वीराज चौहान जी को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में अपने चाचा नागार्जुन, चंदेल शासक परमर्दी देव को बुरी तरीके से परास्त किया। तराइन का 2 युद्ध लड़ा, 1191, 1192। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं यही दोनों युद्ध थे। प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, मतलब मोहम्मद गौरी को पराजित किया प्रथम युद्ध में, और निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या, मतलब द्वितीय युद्ध यहाँ पर कर लें। प्रथम विश्व युद्ध में तो मतलब कि प्रथम युद्ध में उसने 1191 में उसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन द्वितीय युद्ध में वो पराजित हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार चहमान वंश का अंत हो जाता है। साथ ही भारत में दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम राज सत्ता स्थापित हो जाती है और यही एक प्रकार से युद्ध था। यहाँ पर द्वितीय युद्ध आप कर लें, ठीक है। द्वितीय उत्तरायण के 1192, यहाँ पर इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी से। कौन? और निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसकी? क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण का प्रयोग करके मार दिया था, चूँकि जो चंद्रबरदाई उन्होंने लिखा था, चंद्रबरदाई उनके साथ ही रहा करते थे। मूवी भी बनी है, आप देखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन आ चुका, विद्याधर चंदेल कौन था? देखिए, गंड के पश्चात, राजा गंड थे, उनके पश्चात उनका पुत्र था विद्याधर जो है चंदेल वंश का। तो विद्याधर के पिताजी का नाम था गंड, तो उन्हीं के पुत्र थे विद्याधर। वह चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था विद्याधर चंदेल। 1019 से लेकर के 1029 यानी लगभग 10 सालों तक शासन किया। इसके शासनकाल में महमूद गजनबी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए थे, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी और उसने अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था। 1019 में महमूद गजनबी ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। भयभीत राज्यपाल बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़ करके भाग गया, ठीक है। लेकिन विद्याधर चंदेल ने डट करके सामना किया उनका और डरे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न, भोज परमार अपने वंश का प्रतापी शासक था, स्पष्ट कीजिए। भोज परमार, देखिए भोज परमार का नाम बहुत फेमस है और ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। मालवा का राजा था भोज परमार और परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एक वीर योद्धा था, योग्य शासक था, उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने चालुक्यों को बुरी तरीके से पराजित भी किया था, चालुक्य वंश के शासकों को, तथा कोंकण और नाडोल पर अधिकार भी कर लिया था। उसने ज्योतिष विज्ञान, व्याकरण, धर्म, औषधि ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिनमें इनका ग्रंथों में कर्मु शतक नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कूर्म शतक, वह विद्वानों का आश्रयदाता था, चूँकि विद्वान ही विद्वानों का आश्रयदाता हो सकता है। जिसमें राजशेखर जैसे महान कवि जिसने प्रबंध कोश की रचना करी, वो यहाँ पर रहा करते थे। महाकवि माघ रहा करते थे, ठीक है। तमाम विद्वान इसके दरबार की शोभा को बढ़ाया करते थे। वह एक महान निर्माता था भोज परमार। उसने भोपाल के दक्षिण में भोज राज नामक नगर बसाया
तथा उसके पास एक ही झील का निर्माण करवाया। उसने धार में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी और वेधशालाएं तमाम बनवाई। वह एक प्रजावत्सल शासक था, प्रजा का कल्याण करने वाला था, प्रजा उससे बहुत खुशी थी। अपनी प्रजा की नैतिक यानी मोरल एंड भौतिक यानी फिजिकल जो है प्रोग्रेस के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था, ताकि हमारी जनता जो है वो नैतिकता के पथ पर आगे बढ़े। वो अपनी जनता के लिए भौतिक यानी कि भौतिक उन्नति में जैसे कि तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट जो कि मनुष्यों को आनंदित करते, जैसे टीवी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। तो ऐसे उस समय जो वस्तुएं थी उसमें उन्नति हुई। अतः भोज एक प्रजावत्सल शासक, धर्म रक्षक शासक, विद्वान, शिक्षा शास्त्री और निर्माता के रूप में आज भी याद किया जाता है भोज परमार को। ठीक है, तो ये किस वंश का था भैया भोज परमार? ये था परमार वंश का। ठीक है, भोज किस वंश का था? राजा परमार, मतलब कि राजा भोज परमार वंश के शासक थे। ठीक है, मालवा में शासन था परमारों का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पाल कौन थे? पाल वंश का महानतम शासक आप किसको मानते हैं? देखिए, पाल की अगर बात की जाए तो राजपूत युग में उत्तरी भारत के अन्य भागों में कई दूसरे राजवंशों के भी राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। इसमें बंगाल में जो है पाल वंशी शासकों का मुख्य शासन जो है शुरू हो चुका था, मुख्य स्थान माना जाता है। पालों की उत्पत्ति के विषय में जो न्यून अधिक यानी कि कम से कम जो सामग्री उपलब्ध है उसकी अगर बात की जाए तो उससे उनके विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता पालों के बारे में कि पालों की उत्पत्ति कैसे हुई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ऐसा प्रतीत होता अभिलेखों वगैरह को पढ़ने के बाद में कि बंगाल में पालों की उत्पत्ति के विषय में यह विश्वास था कि वे किसी हीन कुल में उत्पन्न हुए थे। हीन कुल मतलब कि नीचे कुल में उत्पन्न हुए थे, अथवा किसी अप्रशस्त विवाह से, यानी अप्रशस्त मतलब कि जो समाज में विवाह वैध नहीं था, उस विवाह से संतान उत्पन्न हुई। राजा ने किसी से शादी कर ली या कोई रानी थी उनसे किसी शादी करके, तो इस तरीके से अप्रशस्त विवाह से उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक जी बड़े इतिहासकार हैं, कहते हैं कि असंभव नहीं है कि अपने कुल के बड़प्पन में विश्वास ना होने के कारण ही पाल शासक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए। क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे तो इसका मतलब है कि उच्च कुल के बिल्कुल भी नहीं थे, जो जन्म नहीं अपितु कर्म से किसी को बड़ा अथवा छोटा मानते थे, ऐसे थे पाल वंश के शासक। किंतु धीरे धीरे जब वे अपने समय की ओर एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता बन गए तो क्षत्रिय मान लिए गए, और राष्ट्रकूट तथा है जैसे तत्कालीन जो क्षत्रिय वंश के शासक थे, शक्तिशाली राज परिवारों से उनका विवाह संबंध स्थापित होने लगा। ऐसे में वो क्षत्रिय हो जाते हैं। पाल वंश के एक शासक था देवपाल, बड़ा फेमस है। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था देवपाल या धर्मपाल का पुत्र था, उसके बाद में गद्दी पर बैठा। मुंगेर, बादाल, भागलपुर अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्राप्त होता है जानकारी कि देवपाल पाल वंशी शासकों में सबसे बड़ा विजेता था। अपने पराक्रम से उसने पूरे उत्तरी भारत में पाल सत्ता की स्थापना कर ली थी और पालों की धाक जमा रखी थी। पाल राज सत्ता का विस्तार किया। उसने कामरूप, मालवा, बिंद और कलिंग तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बेटा जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बौद्धों को खूब दान दिया, और इसी आधार पर डॉक्टर V.P. सिन्हा कहते हैं कि देवपाल पाल वंश का महानतम शासक था। देवपाल वाज द ग्रेटेस्ट इंपीरियर ऑफ द पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये था भैया पाल वंश का प्रतापी शासक, कौन? जिसका नाम था देवपाल। ठीक है, गोपाल पाल वंश के संस्थापकों में से था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। चलें, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका, प्राचीन भारत का इतिहास जानने में ऐतिहासिक ग्रंथों का क्या महत्व है, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास जानने में ऐतिहासिक ग्रंथों का क्या महत्व है। तो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म के अतिरिक्त भारतीयों ने अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनका विषय धर्मेतर था, मतलब धर्म से आगे या धर्म से अलग, परंतु विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का नितांत अभाव था। तो आप देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर बात की जाए तो कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है वो एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिससे इतिहास के बारे में बड़ी जानकारी मिलती है। और चूंकि इतिहास जब हो रहा था तो ना हम थे ना आप थे और ना ही एक प्रकार से और कोई जो इतिहासकार है वो थे। ऐसे में हमको साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है और साक्ष्यों के आधार पर हम चीज़ों को जान पाते समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो राज तरंगड़ी है कल्हड़ की, ये एक प्रकार से उस समय के इतिहास के बारे में बड़ी जानकारी देती। कल्हड़ कश्मीर के कवि हैं। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें सही अर्थों में इतिहास कहा जा सकता है।
गुजरात में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें स्थानीय इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। इसमें सोमेश्वर नाम के एक लेखक हैं, उनकी रचना है रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी। अमर सिंह की रचना है सुकृत संकीर्तन। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। राजेश्वर की रचना है प्रबंध कोश। ठीक है, इस तरीके से। और चचनामा सिंध के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है जो कि बड़ी फेमस है। तो इन सभी पुस्तकों से उस समय के इतिहास के बारे में, खास करके 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। इतिहास इतर ग्रंथ कुछ ऐसे हैं जो इतिहास से कुछ हट करके हैं, लेकिन इतिहास में काफ़ी रुचि रखते हैं, इतिहास की काफ़ी जानकारी है। इसमें कौटिल्य नाम के एक लेखक, कौटिल्य नाम के एक विद्वान है, आप सभी को पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके गुरु थे, उनके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य जी। और कौटिल्य से नाम चंद्रगुप्त का आ रहा था, ना कि चंद्रगुप्त से कौटिल्य का। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र थी। चाणक्य, आज भी चाणक्य नीति फेमस है। तो वो एक प्रकार से, और कौटिल्य नाम की, मतलब कौटिल्य ने कौन सी, विष्णुगुप्त इनका नाम था। ठीक है, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखते हैं। अर्थशास्त्र ये पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। पूरे समाज में कैसे कैसे जीवन जीना है, कैसे एक प्रकार चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इस ग्रंथ में केवल मौर्यकालीन शासन पद्धति का ही उल्लेख नहीं किया गया है, वरन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का भी विवेचन किया गया है। शुक्र नीति सार, कामंदकीय नीति सार तथा बृहस्पति अर्थशास्त्र में तत्कालिक भारतीय समाज का तथा उसकी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। ये कौटिल्य की रचना में तमाम प्रकार के सोशल लाइफ कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी, सब के बारे में बताया। राजनीतिक स्थिति, धार्मिक दशा कैसी थी, सब बताया गया। ऐसे तमाम रचनाएं और थीं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ मिले हैं, जैसे कि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, पतंजलि की रचना है महाभाष्य, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ये सब विशेष रूप से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं उस समय के इतिहास के बारे में। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का, मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंशीय शासकों का और मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है वो तमाम पुस्तकों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ जीवन चरित्र लिखे गए, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ लेखकों ने अपने आश्रयदाताओं के यशगान में काव्य की रचना की है। इन जीवन चरित्रों को विशुद्ध रूप से इतिहास नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन चरित्र मतलब अपने जीवन के बारे में लिखा, तो उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। फिर भी इन ग्रंथों द्वारा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा के संबंध में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के समय के बारे में, हर्षवर्धन से रिलेटेड तमाम जानकारी देती है, और ये रचना बड़ी फेमस रचना मानी जाती है। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित। हर्षचरित के बारे में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चीज़ें भी विद्यमान हैं। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास भी करते हैं। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहता हूँ लगातार। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलें, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलें, शेयर करते रहेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू। चलें आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये तमाम रचना, जैसे बाण भट्ट की रचना हर्षचरित हो गई, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में, मतलब ईस्वी के बारे में जानकारी देती है। हर्षवर्धन के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी। वाकपति राज की रचना है गौडवहो, इसमें कन्नौज के शासक केशव वर्मन की पूरी विजयों का उल्लेख किया गया है। बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित, इसमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य के साहित्य कार्यों का वर्णन किया गया है, साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही पद्मगुप्त की रचना है नव साहसांक चरित, इसमें परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग जीवन चरित्र लिखे गए, जिससे उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। विद्याधर चंदेल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, अथवा विद्याधर की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा चंदेल नरेश विद्याधर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, या चंदेल वंश विद्याधर के महत्व की विवेचना कीजिए। तमाम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 2023 में प्रश्न आया हुआ है। विद्याधर बहुत फेमस शासक हुआ है,
गंड के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी विद्याधर चंदेल वंश का सबसे बड़ा राजा बना। उसने अपने पितामह धंग की सैनिक योग्यता को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया। वह एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य को बढ़ाने में रुचि रखता था। उसकी उपलब्धियों के बारे में हम चंदेल वंश के लेखों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। मुसलमान लेखक उसका उल्लेख नंद अथवा बिदा के नाम से करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि नंद वंश मतलब कि जो चंदेल वंश है उसमें सबसे प्रतापी शासक जो है विद्याधर चंदेल को आप मान सकते हैं। राज्यपाल को दक्षिण मतलब कि दंडित करना हुआ इसने, ठीक है, राज्यपाल को दंडित करना। राज्यपाल कन्नौज का प्रतिहार वंशी राजा था उस समय। पता लगता है कि 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। राज्यपाल ने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया महमूद गजनबी के समक्ष तथा अपनी राजधानी को छोड़ करके भाग गया। राज्यपाल विद्याधर ने जब यह समाचार सुना तो वह आग बबूला हो गया कि मतलब ये क्या बात हुई, कोई मुस्लिम आक्रांता अगर वह भाग के छोड़ करके। आग बबूला उठा और उसने राज्यपाल की कायरता के लिए उसे दंड देने का निश्चय किया। उसने एक सेना लेकर के कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया तथा युद्ध में राज्यपाल को मार डाला। महोबा से प्राप्त एक अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है कि भाई राज्यपाल को एक प्रकार से आत्मसमर्पण करने के लिए छोड़ करके बिना युद्ध करे ही भाग जाना, इससे एक प्रकार चूँकि अपने यहाँ की कायरता सिद्ध होती है, तो इसीलिए उसको दंडित किया और उसको जो है मार डाला, ठीक है। इसके अलावा तुर्कों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया इसने। तुर्कों का डट करके सामना किया चंदेल शासक विद्याधर ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महमूद गजनबी ने जब विद्याधर के क्रियाकलापों के विषय में सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह विद्याधर को दंडित करने के उद्देश्य से 1019 ईस्वी में पुनः भारत के अभियान पर निकल पड़ा। महमूद गजनबी सर्वप्रथम उसने कन्नौज के विद्याधर के द्वारा मनोनीत एवं संरक्षित शासक त्रिलोचन पाल जो राज्यपाल का पुत्र था उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया। त्रिलोचन पाल युद्ध में पराजित हुआ तथा उसने गजनी के सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर ली अपने पिता की भांति। तत्पश्चात महमूद ने विद्याधर के राज्य पर आक्रमण किया। मुसलमान लेखकों के अनुसार विवरण से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि महमूद तथा विद्याधर की सेनाओं में युद्ध तो हुआ लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरे दिन महमूद बिना युद्ध के ही स्वदेश वापस लौट गया, यानी कि चूँकि युद्ध में जब वो जीता नहीं तो ना मतलब हारा भी नहीं जीता भी नहीं तो वो भाग गया, ठीक है। उसको लगा कि भाई हम इससे जो है जीत नहीं पाएंगे और थोड़ी देर रुके तो हमको कहीं मार ना डाले। कुछ समय के बाद में 1022 ईस्वी में लगभग महमूद ने पुनः विद्याधर के राज्य पर आक्रमण किया और विद्याधर की सेना कालिंजर के दुर्ग में ठहरी हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद में महमूद कालिंजर के दुर्ग को जीत नहीं सका तथा अंत में उसने विद्याधर के साथ संधि कर ली। विद्याधर के साथ मिल गया कि चलो भाई हम आपसे अगर युद्ध में जीत नहीं सकते हैं तो हम ट्रीटी तो कर सकते हैं, संधि कर ली ताकि अब हम युद्ध में नहीं मतलब कि युद्ध आगे नहीं लड़ेंगे और वापस लौटा दे जो उसको राज्य था, ठीक है, जो राज्य उसने जीता था राज्यपाल के पुत्र का वो वापस कर दिया गया। निसंदेह विद्याधर अपने युग का एक महान पराक्रमी शासक या सम्राट सिद्ध हुआ। उसके काल में चंदेल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसका शासन काल सामान्यतः 1018 ईस्वी से लेकर के 1029 ईस्वी तक माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद में चंदेल साम्राज्य की अवनति यानी कि डिमोशन प्रारंभ हो गया, यानी कि वो पतन की ओर शुरू हो गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोपाल के बारे में समझते हैं। गोपाल कौन था? पाल वंश का प्रतापी शासक है गोपाल, ठीक है। क्या था? पाल वंश का प्रतापी शासक है गोपाल। समझते हैं भाई गोपाल के बारे में। देखिए गोपाल यह पाल वंश का संस्थापक था। अभिलेखों से ज्ञान प्राप्त होता है, विदित माने जानकारी मिलती है। अभिलेखों से विदित होता है कि राजनीतिक अव्यवस्था से, चूँकि पॉलिटिकल व्यवस्था जो थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, उससे मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होती है, परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अव्यवस्था का अंत करके पाल वंश की नींव डाली और बंगाल पर पाल वंश की नींव डाली। और पाल वंश जो है अपने आप में एक महानतम वंश के रूप में जाना जाता है। पाल वंश में तमाम शासक हुए, ठीक है, जिन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका। पाल वंश के बाद में सेन वंश गद्दी पर बैठे। सेन शासक थे, चूँकि पाल वंश का जब पतन हुआ बंगाल पर तो वहाँ उसके बाद में सेन वंश के शासक
गद्दी पर बैठे, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन वगैरह। तो सेन शासक विजय सेन के बारे में बताएं, विजय सेन कौन था? देखिए, हेमंत सेन के बाद में रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजय सेन जो था वो गद्दी पर बैठता है। उसने सूर्यवंश की एक राजकुमारी से विवाह कर अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 वर्षों तक शासन किया। रामपाल की मृत्यु के बाद में पालों की अवनति यानी कि उसका डिमोशन यानी कि घटोत्तरी शुरू हो जाती है। और उसी का लाभ, जब रामपाल की मृत्यु हो गई और पाल वंश जो है ढहने लगा, उसी का लाभ उठा करके विजय सेन ने धीरे धीरे अपनी सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली। और उसने अनेक विरुद्ध माने होते हैं उपाधियाँ, कई उपाधियाँ धारण कर ली। ठीक है, चूँकि और आप देखेंगे चूँकि जब भाई पाल वंश की सत्ता धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती है, पाल वंश पर मतलब कि बंगाल पर तमाम आक्रमण, बंगाल पर धीरे धीरे करके अपनी सत्ता जो है अपने उसका बंगाल का कई क्षेत्र अपने कब्जे में करने लगा धीरे धीरे करके। और इस तरीके से चूँकि बंगाल के पाल वंश भी उतने उस समय जो है अपने पतन की ओर थे, तो ऐसे में सेन वंश के शासक विजय सेन काफ़ी लाभ उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चंदेल। चंदेलों के बारे में कुछ बताएं भाई। चंदेल, देखिए चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, विद्वान एक मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमको अभिलेखों पर आश्रित होना पड़ता है तो जो लिखा पढ़ा मिलेगा वही हम मानेंगे। और लिखा पढ़ा कितना सही होता है कितना गलत होता है ये एग्जैक्ट निकाल पाना सही नहीं होता है। ठीक है, अभिलेखिक साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मरीचि उत्पन्न हुई। विश्व सृष्टा मतलब कि ऐसे पुरुष जो कि एक प्रकार से ब्रह्मा है या कोई विराट पुरुष है जो कि सृष्टि जिससे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा मान सकते हैं। विश्व सृष्टा मतलब ब्रह्मा आदि पुरुष से मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि और अत्रि नाम के ऋषि, अत्रि मुनि से चक्रा मतलब कि चंद्राते का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले शासक नन्नुक की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया जाता है। चंद्र और चंद्रात्रेय कौन थे? ये अत्रि मुनि के जो है खानदान से थे। अत्रि मुनि जो थे ये ब्रह्मा के एक प्रकार से मानस पुत्रों में से माने जाते हैं। ठीक है, तो उनका संतान बताया जाता है चंदेल वंश के शासकों को। ठीक है, नन्नुक जो है, नन्नुक इसका शासक था। नन्नुक कौन था? नन्नुक जो है चंदेल वंश का शासक था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले वीडियो को शेयर करते रहेगा आप सभी लोग, बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियर? चले बेटा, नन्नुक कौन था? नन्नुक की बात की तो खजुराहों से प्राप्त जो अभिलेख मिला है उसके आधार पर नन्नुक चंदेल वंश का प्रथम शासक था। अभिलेखों में उसे नृप और महीपति कहा गया। मही माने होता पृथ्वी, पति माने जो है उसका मालिक, नृप माने राजा का ही उपाधि होती है। तमाम उपाधि धारण, विरुद्ध माने उपाधि। यह प्रतिहार राजा नागभर द्वितीय का समकालीन था। नागभर द्वितीय बहुत प्रतापी शासक था, हर्षवर्धन को पराजित किया था नागभर द्वितीय ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा नागभर द्वितीय का। कौन? नन्नुक। खजुराहो अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान सिरोधार करते थे। उसका शौर्य अर्जुन के समान था नन्नुक का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चंदेल शासक यशोवर्मन के बारे में बताएं। चंदेल शासक यशोवर्मन की अगर बात की तो यशोवर्मन जो था 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना। गौड़, मिथिला, कोसल, ठीक है, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था, खसों की सेना का सम्मान करता था, कोसलों के कोषागारों को ढो ले गया, कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलों को दुर्बल कर दिया। मालवों के लिए प्रलयंकर शंकर के समान था और गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला की भांति था। यानी कि सभी उससे त्रस्त थे, सभी लोग डरते थे, सभी लोगों ने अधीनता भी स्वीकार करी। तो बहुत ही प्रतापी शासक था यशोवर्मन। ठीक है, चंदेल वंश का शासक था यशोवर्मन। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला है, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। भोज, देखिए भोज विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था।
उसे कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। कविराज उसको बड़ा फेमस, भोज को कविराज भी कहा जाता है। उसकी प्रसिद्धि उसकी योग्य शासन व्यवस्था बड़ी ठीक ठाक थी। आदर्श न्याय भी एक प्रकार से उसके राज्य में न्याय की कसौटी पर, चाहे आप बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था थी। पांडित्य और मतलब विद्वान था, विद्या और कला का प्रेमी था, उसको प्रश्रय देने का कारण था, क्योंकि वो विद्या मतलब खुद ही एक प्रकार से पांडित्य प्रदर्शन में माहिर था। उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। सरस्वती कंठाभरण इसकी पुस्तक है। शब्द अनुशासन, समरांगण सूत्रधार, तो ऐसी तमाम रचनाएं जो हैं ये महाकवि भोज की हैं, वैसे महाराज भोज की हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग देख पा रहे हैं। चले, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। देखिए, चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई कि अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। उसने लिखा कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे, आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र जो थे वो तपस्या कर रहे थे, अपना यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ को उनके यज्ञ को कुछ निशाचर जो थे वो एक प्रकार से भंग कर रहे थे। तो दैत्यों का अंत करने के लिए, निशाचरों का अंत करने के लिए वशिष्ठ जी ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। किसने? वशिष्ठ जी ने, चूंकि वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ठीक है, नहीं, वो ये ब्रह्म ऋषि हैं वशिष्ठ, और वो देव ऋषि, मतलब कि वो जो है क्या नाम है, राज ऋषि थे। ठीक है, विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जी चूंकि बहुत विद्वान थे, राम जी के गुरु भी थे, राम जी के पुरोहित थे अयोध्या के, तो यज्ञ कुंड से उन्होंने 3 योद्धा उत्पन्न किए। जो पहले योद्धा था उनका नाम था परमार। ठीक है, दूसरे योद्धा थे चालुक्य और तीसरे योद्धा थे प्रतिहार। ठीक है, तो प्रतिहार वंश के शासक, चालुक्य वंश के क्षत्रिय और परमार, ये तीनों आपस में भाई मान सकते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ कुंड से मतलब कि वशिष्ठ जी ने उत्पन्न किया था। क्योंकि विश्वामित्र की जो है यज्ञ में विध्वंस कर रहे थे, इस वजह से वशिष्ठ जी ने तीन जो है विराट पुरुषों को उत्पन्न किया। एक परमार वंश का था, एक चालुक्य और एक प्रतिहार। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा जो था उसको चहमान यानी चौहान को उत्पन्न किया। यानी चौथा जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ चहमान, यानी कि चहमान वंश, यानी चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और प्रतिहार वंश। ठीक है, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। ठीक है, ये चारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न करी। किसने? वशिष्ठ जी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये 4 शासक जो हैं बड़े फेमस शासक हुए हैं। क्लियर? और चारों का वंश बहुत ही प्रतापी रहा है, और ये चंद्रबरदाई बताते हैं। लेकिन अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई नहीं है, ये बात आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये बताया जाता है। और ऋषि मुनि, चूँकि वशिष्ठ जी कुछ भी कर सकते थे, उनके पास बहुत जानकारी थी, चूँकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, कि इसके बारे में बताएं। देखिए, आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राज तरंगड़ी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी कि ये प्राचीन कश्मीर ही नहीं बल्कि उस समय के भारतीय सामाजिक और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, राजनीतिक चीज़ों के बारे में जानकारी देने की एक ज़बरदस्त पुस्तक है, और ऐतिहासिक घटनाओं को साथ में लेकर के चलती है। इसकी रचना कल्हड़ ने करी थी 1148 से 1150 ईस्वी, यानी 2 सालों के बीच में लगभग की गई है। इसमें कुल मिलाकर के 8 तरंग है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कितने तरंग हैं? तो ये 8 तरंग है, इसीलिए इसका नाम क्या है? राज तरंगड़ी। राजाओं के तरंग, मतलब कि 8 तरंग में बटा हुआ राजाओं के इतिहास है। राज तरंगड़ी इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार था, और कहा भी गया है कि वह मतलब कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके एकमात्र सत्य का निरूपण करता है, और सत्य के निरूपण में पीछे नहीं हटते हैं राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़। ठीक है, कश्मीर के निवासी थे कल्हड़। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो खालिमपुर अभिलेख में कहा गया है कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अव्यवस्था और शासन भाव यानी कि मत्स्य न्याय का अंत करके, पाल मत्स्य न्याय क्या होता है कि इसे जो बड़े लोग हैं या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये मत्स्य न्याय है। तो इस न्याय को ख़त्म किया और जो अराजकता फैली थी उसको ख़त्म किया, और पाल राज्य की नींव डाली किसने? गोपाल ने।
यही पाल वंश का संस्थापक था कौन? गोपाल। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बंगाल में पाल वंश को शासन था। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रतिहार। प्रतिहार की उत्पत्ति बताइए। देखिए, प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ लोग स्वदेशी मानते हैं, परंतु ये वास्तव में भारतीय थे। प्रतिहार शासक भारतीय थे, जैसे कि जो चंद्रबरदाई की रचना उसमें अग्निकुंड से बताया गया प्रतिहार वंश के शासकों को। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक जी कहते हैं कि उनके अभिलेखों से जो कुछ ज्ञात होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं। तो प्रतिहार वंश के लोग ब्राह्मण थे, ऐसा विशुद्धानंद पाठक कहते हैं, जो बाद में क्षत्रिय बन जाते हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ दिया, कहा कि लक्ष्मण जी के वंशज हैं हम, ऐसा मानते हैं प्रतिहार वंश के शासक। ठीक है, अगला प्रश्न विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताएं। देखिए, विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या करके 1150 ईस्वी में चहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ का नाम है। बीसल देव रासो एक ग्रंथ है। ठीक है, वह चहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। सिंहासन पर बैठते ही वह चहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। उसने चालुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा पर तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त करी। उसने अपनी कार्यकुशलता से चहमानों की उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता जो है चहमानों को बना दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिलेख तिथि निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं? देखिए, भारत के तिथि क्रम ज्ञान के अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिलेखों में तिथियां लिखी हुई होती हैं, उसमें तिथियों का उल्लेख दो प्रकार से मिलता है। पहला होता है राज्य वर्ष का उल्लेख किया जाता है, दूसरा किसी संवत से संबंधित होता है। अशोक के धर्म लेखों में अभिषेक के 8वें वर्ष, 26वें वर्ष तथा 27वें वर्ष का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सातवाहन अभिलेखों तथा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में राज्य वर्षों का उल्लेख मिलता है। इन तिथियों का किसी संवत विशेष से संबंध नहीं है। प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार के जो अभिलेख मिले हैं उनमें शासकों की तिथि किसी न किसी संवत में अवश्य संबंधित है। अभिलेखों के अध्ययन से प्रमुख रूप से विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हर्ष संवत का पता चलता है। इसमें विक्रम संवत, गुप्त संवत तथा हर्ष संवत हर्ष के द्वारा प्रचलित किया गया था और ईसवी सन के आरंभ से शक संवत का प्रचलन हुआ है, जिसका संबंध कुषाण देशों के अभिलेखों से स्थापित किया गया है। गुप्त लेखों का अध्ययन यह सिद्ध करता है कि लेख गुप्त वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, तो अभिलेखों में जो है जो संवत जो है या जो तिथि निर्धारण होता है वो हो जाता है। ठीक है, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संक्षिप्त इतिहास बताएं। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, गुजरात का जो सोलंकी वंश था चालुक्य वंश का ही पार्ट था। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। इनकी उत्पत्ति भी विवादास्पद है। वाडनगर प्रशस्ति में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से बताई गई है। इस वंश ने लगभग 350 वर्षों तक गुजरात पर शासन किया। सोलंकी वंश ने। चालुक्य वंश का संस्थापक था मूलराज। ठीक है, इस वंश की स्थापना मूलराज ने 941 ईस्वी में करी थी। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। उसने सुराष्ट्र तथा कच्छ के शासक को परास्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और आबू के परमार शासक धरणी बाराह को परास्त किया था, किंतु उसने परमार वंशी मुंज परमार थे चाहमान शासक विग्रहराज द्वितीय से पराजित कर दिया था उसको, मतलब इसको। ठीक है, यानी क्या नाम है इसका, मूलराज को किसने पराजित किया था? चाहमान शासक विग्रहराज द्वितीय ने और वाकपति मुंज ने। ठीक है, संभवतः विग्रहराज के विरुद्ध अभियान में वह वीरगति को प्राप्त हुआ था, मारा गया था। भीम इस वंश का द्वितीय शासक हुआ। मूलराज के बाद में कौन शासन करके आता है? भीम। ठीक है, उसने धारा के परमार शासक भोज के विरुद्ध कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर के एक संघ बनाया। भोज राजा, चूंकि राजा भोज ने उनको पराजित किया था उनके पिताजी को, तो इसी वजह से कलचुरी के शासक कर्ण के साथ मिला और कलचुरी के शासक कर्ण और भीम ने मिलकर के एक संघ बनाया। इस संघ की संयुक्त सेनाओं ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, जो भोज थे उनके ऊपर, धारा नगर को लूटा और किंतु बाद में संघ में फूट पड़ गई और उसके बाद शासनकाल की प्रमुख घटना महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। उसने 1064 ईस्वी से लेकर के 1093 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? भीम ने। भीम के बाद में जयसिंह सिद्धराज जो था इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। उसने धारा के परमार शासक केशव वर्मन को युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिया
और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने अवंतीनाथ की उपाधि भी धारण करी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। उसने चहमान तथा चंदेल शासकों को भी पराजित किया था। ठीक है। जयसिंह सिद्धराज के बाद कुमारपाल शासक हुआ। ठीक है। सोलंकी वंश के गुजरात मतलब कि जो चालुक्य वंश है, इसने चौहान शासक अरोड़राज को परास्त किया। उसने आबू तथा मालवा के परमार शासकों को भी परास्त किया। इस प्रकार उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया। जयसिंह सिद्धराज ने वह शैव धर्म मतलब कि कुमारपाल जो था वो कुमारपाल शैव धर्म को मानने वाला था। इसके उपरांत कुमारपाल के बाद में अजयपाल गद्दी पर बैठता है और भीम द्वितीय शासक बनता है। इसके समय में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक से वह पराजित हुआ। चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। ये क्या नाम है? भीम द्वितीय। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया और इस तरीके से जो प्रतिहार मतलब कि ये जो वंश था आपका चालुक्य वंश, गुजरात का सोलंकी वंश, इसकी समाप्ति हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें और समझेंगे। हिंदी का भी एक क्लास हो चुकी है। हिंदी का साहित्य का तमाम क्लास मैं दे चुका हूँ। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिएगा। महामैराथन रिवीजन क्लास हिंदी गद्य जिसमें विस्तार से मैंने पढ़ाया है। माइनर मेजर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा।